तो आइए जानते हैं ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं और इनकी वजह से हम किस तरीके से प्रेगनेंसी अचीव करने में मुश्किल आती है और क्या सही करके हम प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. सबसे पहली चीज़ जो ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्या होता क्या है। ट्यूब्स होती हैं जो कि यूट्रस को ओवरीज से कनेक्ट करने का एक रास्ता है, एक जरिया है। फैलोपियन ट्यूब्स को अंदर ही आपका एग और स्पर्म आपस में मिलके एम्ब्रियो बनाता है या भ्रूण बनाता है। तो ये एक जगह है जहाँ पे मिलन होता है अंडे और शुक्राणु का, जो कि एक बीज बनने या बच्चा बनने की सबसे पहली अवधि या सबसे शुरुआती अवस्था होती है। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। इसी ट्यूब के खुले होने की वजह से या इसी ट्यूब के अंदर जो फंक्शनिंग होती है उसी की वजह से एग और स्पर्म आपस में मिल पाते हैं। इसके अंदर कुछ सीलिया की तरह जलने वाले रेशे होते हैं जो अंडे और शुक्राणु को मिलाते हैं। किन किन चीज़ों में ये किन किन बीमारियों में ये ट्यूब्स खराब हो सकती हैं आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है आपका PID या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, यानी कि कोई इन्फेक्शन हुआ जो नीचे के रास्ते पेल्विस के असेंडिंग इन्फेक्शन भी हो सकता है, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब, या फिर ब्लड के जरिए जैसे TB का इन्फेक्शन ब्लड के जरिए कई बार आता है और वो जाके फैलोपियन ट्यूब्स को इन्फेक्टेड या ब्लॉक कर सकता है। इसी तरीके के किसी भी इन्फेक्शन से जब अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं तो वो काम करना बंद कर सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेजर कारण होता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का, अदर देन इन्फेक्शन एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये होता है आपका पहले की कोई सर्जरी हो रखी हो, जैसे कि कोई ट्यूबल इन्फेक्शन आसपास कोई सर्जरी हुई, उसकी वजह से एक अडहेशन या कोई चिपकन बन गई और ट्यूब्स जो है आपकी वो आपस में चिपक गई, बंद हो गई, टेढ़ी हो गई। इस वजह से उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इस कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। जबकि ट्यूब्स आधी खोली आधी ब्लॉकेज होती है तो वो बच्चा बन जाता है, पर आगे जाके जो उसको ट्यूब में चिपकना होता है वो नहीं हो पाता। इस कारण से जो ट्यूब्स है वो आधी खुली आधी बंद सी रह जाती है। इस केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक बार अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो वहां से जो ट्यूब आपकी ब्लॉक हुई है, खराब हुई है, वो वापस से ठीक नहीं हो पाती। इस कारण से वो वाली ट्यूब में भी बच्चा लगना मुश्किल होता है। कभी कभी किसी किसी के साथ एक साइड की एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, दूसरी ट्यूब भी थोड़ी बहुत इन्फेक्टेड या खराब थी, इस वजह से दूसरी बार दूसरी ट्यूब में प्रेगनेंसी एक्टोपिक हो गई। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी वो प्रेगनेंसी जो कि बच्चेदानी में ना लग के किसी और जगह पे लगे, जहाँ प्रेगनेंसी 9 महीने सर्वाइव नहीं कर सकती, इसीलिए वो सही जीवित बच्चा नहीं पैदा हो सकता। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी बीमारी है जिसमें ट्यूब्स के इन्फेक्शन के कारण ट्यूब में बच्चा लग जाता है और फिर उसको या तो निकालना पड़ता है, उसको लेप्रोस्कोपी सर्जरी से ठीक करना पड़ता है। जो दूसरी चीज होती है जिसमें कि आपका ट्यूब का इन्फेक्शन या ब्लॉकेज हो सकता है, दूसरी चीज वो होती है आपका एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस ऐसी एक बीमारी है जिसमें आपके ओवरीज के आसपास कुछ गठाने, ओवरीज के अंदर कुछ गठाने बन जाती हैं, सिस्ट बन जाती हैं, जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा कहा जाता है, जहाँ खून जमा हो जाता है ओवरीज में। नॉर्मली ओवरीज में कोई खून की गठान नहीं होती है, पर कभी कभी ये जब बनने लग जाती है तो इसके कारण आसपास चिपकन हो जाती है, क्योंकि ट्यूब और ओवरी बहुत ही नाजुक से रिश्ते में बंधी होती हैं और इनकी चिपकन होने के कारण, जो ब्लड जमा होने के कारण ट्यूब्स भी इन्फेक्टेड और चिपकन सी हो जाती है, जिस वजह से भी प्रेगनेंसी लगने में मुश्किल आती है। तो एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत मेजर कारण है जिसकी वजह से ट्यूब्स इन्फेक्टेड या चिपकन हो जाती है और बच्चे लगने में प्रॉब्लम आती है। इसी तरीके से जो भी कारण रहा हो, पहले की कोई सर्जरी हो, और मेजर कारण होता है जिन्होंने ट्यूबल स्टरलाइजेशन करा रखा है, माना कि किसी ने बच्चे हो गए, उसके बाद उन्होंने नसबंदी का ऑपरेशन कर लिया, तो नसबंदी में क्या किया जाता है, इन्हीं ट्यूब्स को ब्लॉक करके क्लिप करके कट कर दिया जाता है, या सिर्फ एक छल्ला सा होता है जो लेप्रोस्कोपी से लगा दिया जाता है। इसकी वजह से आपके यहाँ बच्चा नहीं लगने की प्रॉब्लम होती है। तो अब ये प्रॉब्लम कब बन जाती है, जब या तो कोई तो सेकेंड मैरिज हुआ या तो बच्चों का कुछ नुकसान हो गया और बच्चे अब वापस करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर ये ट्यूब्स आपकी काम नहीं करेंगी, इसमें नेचुरली बच्चा लगने में मुश्किल है। अब
ट्यूब्स की बीमारी को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, यानी कैसे हम कह सकते हैं ये ट्यूब सही है या नहीं है। देखिए, ट्यूब्स सही है, काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको ठीक करने के लिए, इसको जानने के लिए दो चीज़ें हैं। एक होता है HSG या एक्सरे के जरिए, जिसमें नीचे से एक डाई पुश करी जाती है सर्विक्स से, और वहाँ पे आपकी डाई जब बाहर आती है दोनों ट्यूब से, तो हम मानते हैं कि ट्यूब्स दोनों ओपन हैं, यानी कि नीचे से जो हमने डाई या दवाई डाली वो आपकी दोनों ट्यूब से खुल के बच्चेदानी के बाहर तक निकल गई, तो उसको बोलते हैं ओपन ट्यूब। तो जो HSG एक्सरे होता है वो पेटेंट ट्यूब्स को जानने के लिए बहुत अच्छा टेस्ट है। लेकिन अगर HSG में ट्यूब्स ब्लॉक हैं, मतलब 100% ट्यूबल ब्लॉकेज होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार HSG करते वक्त ट्यूबल स्पाज्म हो जाता है, जिसे कहते हैं कि ट्यूब्स में अपने आप सिकुड़न आ गई। दर्द के कारण हो सकता है, डाई पुश करने के बॉडी का एक रिएक्शन हो सकता है, जिसके कारण उसमें डाई आगे नहीं गई। ये ऐसा हमें एक्सरे में दिखाई पड़ता है, यानी कि एक्चुअली हो सकता है ट्यूब्स खुली हो, लेकिन एक्सरे बता रहा है कि ट्यूब ब्लॉक। तो इसीलिए HSG 100% कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। अभी अपन कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि ट्यूब्स ओपन है कि ब्लॉक है? इसके लिए लैप्रोस्कोपी करके टेस्ट होता है, जो भी किया जा सकता है। किन महिलाओं में करना चाहिए? जिनमें और कोई कारण इनफर्टिलिटी का नहीं दिखाई दे रहा है। मालूम कि पति का सब रिपोर्ट नॉर्मल है, वाइफ का एग और क्वालिटी जो संख्या है वो बराबर है, बच्चेदानी ओवरऑल ठीक लग रही है, उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस, परत, झिल्ली बराबर है, कोई उसमें गठान, कुछ और बीमारी नहीं लग रही है, यानी कि कोई और रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इनफर्टिलिटी को, और ट्यूब्स अपने को मालूम करनी है, तो हम उसके लिए लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। जब भी हमें मालूम है कि कोई और कारण भी है, तो हम उस हिसाब से उसको डील करेंगे। लेकिन अगर और कोई कारण मालूम नहीं पड़ता हो, तो इसके लिए आप लेप्रोस्कोपी करवा के चेकअप करवा सकते हैं कि हमारी ट्यूब्स ब्लॉक है कि ओपन है। करना उसमें भी ये होता है, लैप्रोस्कोप से हम अंदर जाके बच्चेदानी के आसपास का एरिया देखते हैं, उसमें क्लियर विजन होता है। इसमें हम डाई पुश करते हैं। अभी पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया होता है, यानी बेहोश होता है, तो उसको दर्द नहीं होता है इसमें बिल्कुल भी। नीचे से डाई पुश करेंगे, आसपास से डाई आ गया तो मतलब कि ट्यूब्स ओपन है। लेकिन कई पेशेंट्स में ट्यूब्स ओपन होने के बाद में भी प्रेगनेंसी नहीं लगती, चाहे HSG में भी ओपन है, लेप्रोस्कोपी में भी ओपन है, तो भी दूसरे कारण हो सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं लगती। पर मालूम करने के ये दो टेस्ट हैं, ठीक है। अब इसका इलाज क्या है? अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, कहाँ से ब्लॉक्ड हैं, क्या वो खुल सकती हैं या वो नहीं खुल सकती, या उनके लिए IVF ही करना पड़ेगा। जबकि जो ट्यूब्स है फिम्ब्रियल एंड से, यानी कि जो बच्चेदानी के पास का एंड है और एक ओवरी के पास का एंड है, ओवरी के पास का एंड जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्रियल एंड हमारी भाषा में, उस जगह से अगर ट्यूब्स ब्लॉक है, मतलब कि फिम्ब्रियल एंड ब्लॉकेज का में आपका ट्यूब्स काम नहीं करता, एक्चुअली बहुत खराब होता है, तो उस ट्यूब्स को हमेशा आपको IVF से ही प्रेगनेंसी लगने की संभावना रहेगी। यही अगर अपनी ट्यूब्स कॉर्नुअल एंड से ब्लॉक दिख रही है, या तो कॉर्नुअल स्पाज्म की सस्पेशन है, तो हम इसको कैनुलेशन करके ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। कैनुलेशन कैसे होता है कि हिस्ट्रोस्कोपी, यानी बच्चेदानी के अंदर अपन एक दूरबीन डालते हैं और उससे ट्यूब्स को खोलने की छोटी कोशिश करी जा सकती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है हिस्ट्रोस्कोपिक कैनुलेशन, जो कि ट्राई किया जा सकता है अगर कुछ मोटा ब्लॉकेज है, जहाँ हाइड्रोसल्फिंग्स नहीं है, जहाँ ट्यूब्स इन्फेक्टेड नहीं लग रही है, TB नहीं लग रहा है, और कोई कारण उसमें नहीं लग रहा है, बस ये छोटा ब्लॉकेज अपने को लग रहा है, जो कि आपका बच्चेदानी की तरफ हल्का ब्लॉकेज है, उसको ठीक करने की कोशिश करी जा सकती है। ये करके अगर प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो अच्छा, नहीं तो फिर आप इसमें वापस से IVF करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, अगर बाकी सब चीज़ें ठीक है, मतलब कि एग सही है, स्पर्म सही है, बच्चेदानी अच्छा है, सिर्फ ट्यूब्स ब्लॉकेज है, तो इसमें जब IVF करेंगे तो आपकी IVF की सक्सेस रेट उन लोगों की तुलना में जिनका ट्यूब्स ब्लॉकेज के अलावा कोई कारण था, जैसे कि स्पर्म की क्वालिटी या एग्स की क्वालिटी, ऐसा कोई कारण था, उनके कंपैरिजन में आपकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक होने की वजह से बच्चा नहीं लग रहा, तो IVF का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने की संभावना हो रहती है, ठीक है।
क्योंकि ये सिंपल सा प्रॉब्लम था जो हमने आईवीएफ में सॉल्व कर दिया। आईवीएफ में हम यही काम जो ट्यूब्स में नेचुरली होता है उसको लैब में करते हैं, तो इसीलिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपके कोई सवाल हैं, कुछ आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके, नहीं तो हम ये सेशन अभी फिनिश करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्या ट्यूब ओपन होने के बाद जल्दी तो बंद नहीं हो जाती? हाँ, ये भी होता है कि ट्यूब्स ओपन हुई हमारी, जैसे कोई सर्जरी करा हमने उसको ओपन करने के लिए, तो यूजुअली वहाँ पे एक हल्की चिपकन होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपके कहीं खरोच आती है तो बॉडी अपने आप उसको हील कर देती है। तो इसी तरीके से अगर हमने किसी चीज़ को कट करा कहीं पे अंदर से, तो बॉडी वापस उसको जोड़ने की कोशिश करती है। तो ट्यूब्स जो है फिर से भी ब्लॉक हो सकती है एक बार खोलने के बाद। ये अननेचुरल नहीं है, मतलब ऐसा काफी बार होता है कि ट्यूब्स खोलने की सर्जरी करी लेकिन वो फिर से ब्लॉक हो गई। तो ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म होता है जिसमें कि बॉडी अगर ट्यूब्स सही नहीं है तो वापस से ब्लॉक हो जाती है। इसके बाद सतीश कुमार जी ने लिखा है, मेरी वाइफ को मिसकैरी हुई थी, उस वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। जी हाँ, ये मिसकैरेजेस के बाद में कई बार जो इन्फेक्शन रहता है, कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जिसको हम कहते हैं मिसकैरेज के टाइम पे, वो जाके भी ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। या डीएनसी करते वक्त भी कोई इन्फेक्शन छोटा होके वो ट्यूब्स को जाके ब्लॉक कर देता है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने के का या तो ब्लॉकेज होने का। तो इस वजह से भी हो सकता है मिसकैरेजेस हुए, डीएनसी हुई या डीएनसी नहीं भी हुई, सिर्फ पिल्स खा के भी क्लियर हो गया अबॉर्शन, लेकिन उसके बाद ट्यूब्स ब्लॉक हो गई। तो ये मल्टीपल मिसकैरेजेस के कारण हो सकता है। मैं डॉक्टर दीपिका गुरनानी हूँ, इंदिरा आईवीएफ, आदर्श नगर, जयपुर सेंटर से, अगर आप मेरा नाम जानना चाहते हैं। हाँ, अब मुझे अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉकेज हैं तो भी प्रेगनेंसी होती है? हाँ जी, अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉकेज हैं, खराब हैं, निकाल दी हैं, तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है आईवीएफ के जरिए। क्योंकि जो ट्यूब्स का काम है एग और स्पर्म को मिलाना, वो आईवीएफ में जैसा मैंने बताया लैब में किया जाता है, जिसमें एग्स निकाल के फीमेल के जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, और हम उनके हस्बैंड का स्पर्म लेके उसको मिला के लैब में एम्ब्रियो बना के, जो काम ट्यूब को करना था वो 5 to 6 डेज का काम हम लैब में करके उसको बच्चेदानी में वापस डाल के प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपिका गुरनानी हूँ, इंदिरा आईवीएफ, जयपुर के आदर्श नगर सेंटर से। अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पीजीटीए के बाद कितने चांसेस रहते हैं? पीजीटीए के बाद कितने चांस, पीजीटीए इज अनदर टॉपिक, ये एक अलग डिस्कशन है। इसमें ब्लॉक ट्यूब का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छे चांसेस होते हैं वैसे पीजीटीए, बट किस वजह से पीजीटीए कर रहे हैं सो उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू गुफरान जी, आपने लिखा है अच्छा सेशन था, थैंक यू। कंसल्टेशन के लिए दोनों को, हाँ जी, कंसल्टेशन के लिए हमेशा हस्बैंड और वाइफ दोनों को आना पड़ता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं इनफर्टिलिटी इज अ कपल प्रॉब्लम। एक ये कपल की बीमारी है या प्रॉब्लम है, जिसको हम बीमारी भी नहीं कहेंगे, प्रॉब्लम कहेंगे, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों के जुड़ने से जब बच्चा पैदा होता है तो दोनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी हो सकती है। इसलिए जब आप कंसल्टेशन के लिए आए तो दोनों साथ में आए तो बेहतर होता है। आईवीएफ के बाद प्रेगनेंसी कंफर्म होने में कितना टाइम लगता है? आईवीएफ के करने के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर के 15 डेज लेटर, 15 दिनों के बाद में हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि बीटा HCG यानी कि प्रेगनेंसी, जैसे नॉर्मली आप जब मिस पीरियड होता है तब टेस्ट करते हैं यूपीटी घर में,
उस टाइम पे 2 लाइन आया या 1 लाइन आया, बीटा HCG पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तब 15 दिन बाद पता चलता है। इसके बाद बच्चे की धड़कन आने में 15 दिन और लगते हैं, यानी कि जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर किया उससे लगभग 1 महीने बाद में सोनोग्राफी के जरिए प्रेगनेंसी दिखाई देने लग जाती है। कितना खर्चा आता है साइकिल में? 1 से 2 लाख के बीच में खर्चा यूजुअली आता है, पर आपकी साइकिल में कितना खर्चा आएगा, आपकी मेडिसिन का कितना खर्चा होगा, ये आप अपने डॉक्टर से मिलके फर्टिलिटी क्लिनिक से जाके संपर्क करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। हाँ जी, नसबंदी के बाद और एक ट्यूब ब्लॉक होने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है। नेचुरल नसबंदी होने के बाद में यूजुअली IVF के जरिए प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि ट्यूब्स जो होती है उनको कट कर दिया जाता है और वो डैमेज हो जाती है काफ़ी हद तक। इस वजह से रीकैनालाइजेशन एक सर्जरी होती है जो ट्राई करी जा सकती है, और इसके सक्सेस रेट बहुत अच्छे नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसीलिए उससे बेटर है IVF रहता है यूजुअली। पर अगर नसबंदी करी गई है तो वो नसबंदी के बाद में आप IVF के जरिए आराम से प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। एक ट्यूब ब्लॉक है, एक ट्यूब अगर खुली है, उस केस में आप नेचुरल या IUI के जरिए ट्राई करके देख सकते हैं। अगर 2 से 3 साइकिल में वो कंसीव हो जाता है तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं हो पाता है तो हमें IVF की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि यूनिलेटरल ट्यूबल ब्लॉक या एक तरफ की ट्यूब ब्लॉक होने पर दूसरी ट्यूब में भी इन्फेक्शन होना अधिकतर पाया जाता है, इसीलिए नेचुरल प्रेगनेंसी करने में दिक्कत आती है। तो आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना होता है। अगर एक ट्यूब ब्लॉक एक ट्यूब खुली है तो आप 3 to 4 साइकिल मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं, 3 से 4 महीने का ट्रायल ले सकते हैं। अगर हो जाता है कंसीव तो अच्छी चीज़ है, IUI या नेचुरल के जरिए। नहीं हो पाता है तो आपको अगले स्टेप पे बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो मुझे कुछ समझ में आ रहा है, जैसा कि उनका एक ट्यूब ब्लॉक है और डॉक्टर ने प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन के लिए बोला है, और प्लेसेंट्रेक्स हेल्प करेगा या नहीं करेगा? नहीं, प्लेसेंट्रेक्स यूजुअली डज नॉट हेल्प इन केसेस ऑफ ट्यूब्स ब्लॉकेज। प्लेसेंट्रेक्स जो है हीलिंग कराने के लिए पाया गया है। प्लेसेंट्रेक्स एक प्लेसेंटा का ही एक्सट्रैक्ट से बना हुआ चीज़ होता है जो कि हीलिंग करने में काम में आता है, जैसे कि बोन हीलिंग, कार्टिलेज हीलिंग, उनके लिए यूजुअली पाया गया था। इन्फेक्शन के केस में ये महीने प्लेसेंट्रेक्स इंजेक्शन लोगों को लगाए गए, देखे गए, पर उनसे ट्यूब्स ब्लॉकेज में कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिले, इसलिए अब वो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन नहीं है। यानी कि अच्छे सेंटर्स पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको ये रिकमेंडेशन नहीं दी जाएंगी कि आप इस तरीके की ट्रायल एंड एरर वाली दवाइयाँ यूज़ करें। Fallopian tube blockage, not able to conceive, required suggestion on treatment and further consultation. So fallopian tube blockage, you need to consult an infertility consultant nearby you and get the treatment as soon as possible. शादी को 4 साल हो गए हैं और बच्चा नहीं हो रहा है, तो शादी को अगर प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करते हुए साल भर से ऊपर हो चुका है तो आपको डेफिनेटली कंसल्टेशन करना चाहिए। आपको आके अपनी चेकअप करवानी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनकी सलाह के अनुसार अपना ट्रीटमेंट इलाज लेना चाहिए, क्योंकि 4 साल काफ़ी लंबा समय होता है। तो आपको जल्दी से जल्दी किसी भी नियर बाय सेंटर पे जाके कंसल्ट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से करना चाहिए। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज से इनफर्टिलिटी हुआ, लेप्रोस्कोपी शोज ट्रिपल ब्लॉकेज, ATT ड्यूरिंग फॉर 6 मंथ, इरेगुलर पीरियड्स। अच्छा, सो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक आपका ट्यूब ब्लॉकेज है, और अगर आपको बताया गया है कि TB के कारण ट्यूब ब्लॉकेज है तो यूजुअली वो रीओपन अपने आप नहीं होता है, आपको IVF का ही ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आपने EKT अपना कंप्लीट कर लिया है 6 मंथ का, तो आपको एज सून एज पॉसिबल IVF के लिए बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पीरियड्स भी इरेगुलर है, यानी ओवुलेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम, यानी कि एक तो प्रॉब्लम अंडा बनने में आ रही है, दूसरा तो प्रॉब्लम ट्यूब्स ब्लॉकेज का आ रही है। प्रॉब्लम और ज़्यादा ग्रेव है, हमें जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक है, so hi, my tubes were blocked and it opened after surgery. Will it get blocked again?
Will it get blocked again? Nobody can say. Can it get blocked again? Yes, it can. हाइड्रोसल्फिंग्स के लिए बिना क्लिपिंग कोई और ट्रीटमेंट है क्या? हाँ, तो आइए, हाइड्रोसल्फिंग्स क्या होता है? जब तो ट्यूब्स ब्लॉक हुई, मोस्टली नॉट द प्रॉक्सिमल एंड, जैसा कि मैंने डिस्कशन में पहले बताया, ट्यूब प्रॉक्सिमल एंड या डिस्टल एंड, यानी बच्चेदानी के पास का एंड और ओवरी के पास का एंड, दोनों में से कहीं से भी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है. इफ इट्स अ प्रॉक्सिमल ट्यूबल एंड, इट्स इजी टू डील. बट ये अगर डिस्टल ब्लॉकेज होता है तो वहां पे पानी भर जाता है, या इन्फेक्टेड वाटर जिसको कह सकते हो, पस होता है कई बार उसमें, वो भर जाता है और वहां पे आपको सोनोग्राफी में क्लियर ट्यूब्स इन्फेक्टेड दिखाई देती है, जिसको हाइड्रोसल्फिंग्स कहा जाता है. अभी जब हाइड्रोसल्फिंग्स है तो हम जब आईवीएफ करने जा रहे होते हैं तो ये ट्यूब्स का जो इन्फेक्टेड रस्सी या पस भरा हुआ होता है, जैसे कि आपको कई घाव देखा है जिसमें रस्सी पस भरा हुआ है, तो आप कैसे उसको ठीक होने के लिए दोगे ना? उसके आसपास अच्छी हेल्थी चीज कोई भी ग्रो नहीं कर सकती. वो पस हटाना पड़ेगा, उसकी ड्रेसिंग्स करनी पड़ेंगी, राइट? अब पर ट्यूब्स के अंदर जाके हम ये ड्रेसिंग्स तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसको क्लिप करना होता है, यानी हटाना होता है. क्योंकि अब जो ट्यूब इन्फेक्टेड रस्सी भरी हुई हो गई है, उससे बच्चा नेचुरली तो नहीं लग पाएगा, ये तो श्योर है. लेकिन जो अगर आईवीएफ से नीचे के जरिए बच्चा डाला गया, उसमें भी वो पस और रस्सी आ गई तो उसको भी डैमेज कर देंगे. इसीलिए आईवीएफ से प्रेगनेंसी करते वक्त अगर हाइड्रोसल्फिंग्स है तो उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से पहले, यानी कि हमने एम्ब्रियो बना लिए पर हम उसको जब ट्रांसफर करने जा रहे हैं, उससे 1 महीना पहले आपकी ट्यूब्स को क्लिप करने की सलाह दी जाती है, जिसको ट्यूबल क्लिपिंग कहा जाता है. तो ये करना चाहिए. एम्ब्रियो ट्रांसफर के 10 दिन में यूरिन से पीजी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं. 10 दिन में आप करके देख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड गाइडलाइन 14 दिन के लिए है. टोटल कितना जांच होता है आईवीएफ करने में? नहीं समझ में. ठीक है. So your tubes are blocked at cornual end, so maybe you can try for hysteroscopic cannulation of tubes, and if it is successful then it's okay, and you can try for natural or IUI conception. If the tubal cannulation is not successful तो आपको आईवीएफ के जरिए प्रेगनेंसी करनी पड़ेगी. अगर आप अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी कर चुके तो आपको सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ कई बार करना पड़ सकता है, जिसमें कि आपका एक कारण है ट्यूबल ब्लॉकेज. मुझे लगता है अब हम ये लाइव सेशन यहाँ फिनिश कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. नंबर आप इंदिरा आईवीएफ से कांटेक्ट कर लें अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो. धन्यवाद. बाय बाय. सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम with many more questions and more discussion. Thank you so much for joining. Signing off. Bye bye. Dr. Deepika Gurnani. For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410.